नाजरीन, अयूब खान का अशरा तरक्की और मुल्क में चीनी दोनों एक साथ खत्म हुए। ये जुमला पाकिस्तान के फौजी हुक्मरान अयूब खान के वजीर कानून एस एम जफर का है, जिसमें 10 साल तक मुल्क के स्याह सफेद के मालिक रहने वाले हुक्मरान के जवाल की सारी कहानी बयान कर दी गई है। लेकिन ये कहानी ना तो इतनी सादा है और ना ही इतनी मुख्तसर कि चीनी से शुरू होकर चीनी पर ही खत्म हो जाए। क्या वाकई पाकिस्तान के पहले फौजी हुक्मरान की हुकूमत महंगी चीनी की वजह से ही गिरी? आप देख रहे हैं नॉलेज कैफे। नाजरीन, ये इक्तदार की बेरहम जंगों और पसे पर्दा मोहल्लाती साजिशों की कहानी है। वाकयाती एतबार से देखा जाए तो इन वाकयात का आगाज 29 जनवरी 1968 को होता है, जब अयूब खान उर्दन के शाह हुसैन के अजाज में दी गई जियाफत में शिरकत के लिए इंटर कॉन्टिनेंटल होटल रावलपिंडी पहुंचे। कुदरतुल्लाह शहाब ने लिखा है कि उस रोज उनका चेहरा और चाल ढाल मामूल के मुताबिक नहीं थे। वो जाए तकरीब में दाखिल होने से कबल बार में गए और कई गिलास उन्होंने पानी या सोडा मिलाए बगैर शराब पी। यह तर्ज अमल उनके मामूल के खिलाफ था, जिसके असरात उनकी आवाज पर फौरन ही नमूदार होना शुरू हो गए। और उसके बाद गैर मुल्की मेहमान के एजाज में उनकी तकरीर में भी उन्हें एहसास न हुआ कि वो दो दो वरक एक साथ पलट रहे हैं। उनकी ये कैफियत दरअसल दिल के दौरे की वजह से थी। ऐवान सदर में पहुंचते ही दिल का दौरा शदीद हो गया था। उसके बाद दुनिया से उनका राब्ता कट गया, क्योंकि फौज के सरबराह जनरल याह्या खान ने ऐवान सदर को अपनी तहवील में लेकर अयूब खान के अहले खाना, अरकान हुकूमत और खुद अयूब खान के अमले को भी उनसे दूर कर दिया। सेहत याबी के बाद अयूब खान का पहला एहसास यही था कि अरसा अलालत में उन्हें मुल्क की सिविल इंतजामिया के हर एक रुकन से सोची समझी हिकमत अमली के तहत काट दिया गया था। ये गोया उनके इक्तदार की बसात लपेटने की इब्तदा थी। चुनांचे सेहतयाब होते ही उन्होंने अपनी जिस्मानी सेहत और सियासी कुव्वत के मुजाहरे का फैसला किया। वो अब बिल्कुल सेहतमंद और तवाना हैं। इसके इजहार के लिए उन्होंने किस किस्म की गुफ्तगू शुरू की, उसकी एक झलक कुदरतुल्लाह शहाब ने पेश की है। वो बताते हैं कि एक बार अपने करीबी वजीरों की महफिल में दौरान गुफ्तगू उन्होंने दावा किया कि उन्हें दुनिया के बेहतरीन डॉक्टरों ने यकीन दिलाया है कि अगर मैं मुनासिब एहतियात और परहेज से काम लूँ तो आइंदा 20 बरस ओहदा सदारत का बोझ उठा सकता हूँ। अपनी सियासी सेहत के इजहार के लिए उन्होंने अपनी हुकूमत के 10 अजीमुशान बरसों का जश्न मनाने का फैसला किया, जिसके लिए अंग्रेजी में द ग्रेट डेकेड ऑफ डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म का नारा तख्लीक किया गया। ये नारा अयूब इंतजामिया के किस जहन की तख्लीक था? कोई भी इसकी जिम्मेदारी कबूल करने पर तैयार नहीं। अयूब खान के दौर के बाज नकादों ने उनके सेक्रेटरी इतलात अल्ताफ गौहर को इसका खालिक करार दिया है, लेकिन वो भी इसका बोझ उठाने से इनकार करते हैं। ये नारा, जिसका तर्जमा तरक्की और इस्लाहात का अशरा अजीम, उस ओहद में रियासती नस्बुल ऐन की शक्ल इख्तियार कर गया, क्योंकि तमाम सरकारी दफातर के नुमाया तरीन मकामात, सरकारी स्टेशनरी और बहुत सी देगर दस्तावेजात पर भी इसका इंदराज जरूरी ख्याल किया गया। सरकारी रेडियो और टेलीविजन पर तो इस जश्न के असरात फितरी तौर पर नुमाया होने ही थे, और इस मकसद के लिए अखबारात को बड़े पैमाने पर इश्तिहारात जारी किए गए और खुसूसी एडिशनों का एहतमाम किया गया, जिसमें अयूब दौर में जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में खसूसन मुआशत और आइनी इस्लाहात वगैरह को उजागर किया गया। उन अखबारात में अयूब खान की रोजाना 8-8 और 10-10 तस्वीर शाया होती थी। शहाब लिखते हैं कि शुरू में कुछ लोगों ने एक मकूल हद तक इस मुहिम में दिलचस्पी का इजहार किया, लेकिन दिन रात एक ही डंडूरा पीटे जाने की वजह से लोगों की दिलचस्पी बहुत जल्द इसमें कम हो गई। फिर लोग इससे उकताने लगे और बिलाखिर इसका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन इस जश्न के दौरान जब अशियाए ज़रूरियात खास तौर पर चीनी की कीमत में इजाफा भी होने लगा, तो फौजी हुक्मरान के हक में किए जाने वाले इस प्रोपेगेंडा ने पोरस का हाथी बनकर खुद अयूब खान को ही रौंद डाला। अवाम की बेजारी की एक बड़ी वजह अयूब के दौर की बरकत का हद से बड़ा हुआ जिक्र था, तो दूसरी तरफ महंगाई और अशियाए ज़रूरियात की कमयाबी ने इस तजाद को नुमाया कर दिया, जिससे अवामी बेचैनी बढ़ गई। यूं अशरा तरक्की और इस्लाहात के मुकाबिल एक जवाबी बयानिया मुरतब हो गया। अयूब मुखालिफ बयानिए के मरकजी किरदार मरकजी वजीर तजारत अब्दुल गफूर ही होते थे। यह उनकी पॉलिसियों का ही नतीजा था कि चीनी के अलावा चावल, दालों, आटे और मैदे की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया और सूरत हाल इतनी बिगड़ गई कि मुल्क के सबसे बड़े शहर यानी कराची में बेकरियों ने हड़ताल कर दी। चीनी महंगी होने के अलावा इतनी नायाब हो गई थी कि पंजाब में उसकी राशन बंदी करनी पड़ी, जबकि मशरकी पाकिस्तान के दरअल हुकूमत ढाका में शहर के मरकजी मुकाम शहीद मीनार के सामने खस्ता हाल हड्डियों का एक ढांचा लटका दिया गया, जो अयूब खान के अशरा तरक्की का दिन रात मजाक उड़ाता था। अयूब खान ने अपनी डायरी में लिखा कि उन्हें नाकाम बनाने के लिए खुद हुकूमती मशीनरी भी काम कर रही थी। उसका सबूत उन्होंने यूं पेश किया कि मशरकी पाकिस्तान में एक्साइज एंड टैक्सेशन के ओहदेदार अशियाए खुर्दोनोश मार्केट में नहीं लाने देते थे, उन्हें इंडिया स्मगल करवाया जाता था। नाजरीन, वजह चाहे जो भी हो,
मगर अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में बढ़ते हुए इजाफे और उनकी नायाबी पर काबू पाने में नाकामी पर अवाम ने पहला गुस्सा वजीर तजारत अब्दुल गफूर होती पर ही उतारा। सबसे पहले उनके बारे में चीनी चोर का नारा मकबूल हुआ, लेकिन रफ्ता रफ्ता अयूब खान बजाते खुद इस तनकीद की जद में आने लगे। इस सिलसिले की इब्तिदा एक नारे से हुई जिसमें अयूब खान और होती को बैक वक्त तनकीद का निशाना बनाया गया, यानी अब्दुल गफूर होती और अयूब खान दी खोती। ये नारा पाकिस्तान की अवामी सियासत के मिजाज के ऐन मुताबिक था। कुछ दिनों के बाद अब्दुल गफूर को छोड़कर चीनी चोर का ये नारा अयूब खान के सर आ गया। अब्दुल गफूर होती को छोड़कर अयूब खान अवामी गजब का निशाना क्यों बने? इसकी एक वजह तो जाहिर है कि वो हुक्मरान की हैसियत से अवाम का मरकज़े निगाह थे। उनकी इस मरकजी हैसियत के बयान के लिए उन्हें इस जमाने में बाज लोग लायलपुर का घंटा घर भी कहने लगे थे, लेकिन उसकी दूसरी वजह ज्यादा संगीन और ज्यादा दिलचस्प थी। एस एम जफर के ख्याल में अशियाए खुर्दोनोश के उस बहरान की वजह अब्दुल गफूर होती की गलत और नाकाम पॉलिसियां थीं। अयूब खान को बहुत जल्द एहसास हो गया और उन्होंने वजीर तजारत को हिदायत की कि वो फौरी तौर पर अपने मनसब से अलग हो जाएं, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। ये वाकया अयूब खान की गिरती हुई दीवार को एक और धक्का देने का बायस बना। ये कैसे तसव्वुर किया जा सकता था कि अयूब खान जैसे ताकतवर हुक्मरान का एक वजीर उनकी हिदायत पर अमल करने की बजाय उनके खिलाफ डट कर खड़ा हो जाए। इस वाकये ने इक़्तिदार के ऐवानों में ताकत के बदले हुए तवाज़न की निशानदाही करने में अहम किरदार अदा किया और अयूब खान लोगों की नफरत का सबसे बड़ा हदफ बन गए। यूं अशियाए खुर्दोनोश की किल्लत में अयूब खान के कारनामों का जिक्र बेमानी हो गया और अवाम की बेचैनी ने एक ऐसे लीडर का रास्ता हमवार कर दिया जो बड़ी जुर्रत के साथ अवामी मसाइल को जबान दे सके। ये खला जुल्फकार अली भुट्टो ने पुर किया और उस मौके से फायदा उठाते हुए अयूब खान के खिलाफ तहरीक का आगाज कर दिया। अल्ताफ गोहर के मुताबिक इस तहरीक को मारूफ माहिर मुअश्शत और उस जमाने में हुकूमत के चीफ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर महबूबुल हक ने यह कहकर एक मजबूत बुनियाद फराहम की जिसमें कहा गया था कि हुकूमत की नाकस पॉलिसियों की वजह से कौमी दौलत मुल्क के 22 खानदानों की होकर रह गई है। जुल्फकार अली भुट्टो की इस मुहिम जोई में GHQ के बाज अनासर की हमायत भी हासिल थी। कुदरतुल्लाह शहाब के बकौल उन्होंने भुट्टो साहब को यकीन दिलाया कि अगर वो अयूब खान के खिलाफ तहरीक बर्पा करते हैं तो इस मुहिम में वो तनहा नहीं होंगे, बल्कि GHQ का एक बड़ा तबका उनका साथ देगा। शहाब के मुताबिक जनरल पीरजादा की भुट्टो साहब से मिली भगत का मकसद उनके लिए इक्तदार का रास्ता हमवार करना नहीं, बल्कि उन्हें इस्तेमाल करके याह्या खान के इक्तदार को यकीनी बनाना था। जुल्फकार अली भुट्टो इस ताआवन के हकीकी मकासद से आगाह थे या नहीं, ये सवाल अपनी जगह अहम है, लेकिन हकीकत यही है कि उन्होंने इस पेशकश से भरपूर फायदा उठाकर अयूब खान के खिलाफ फिजा गर्म कर दी। भुट्टो साहब ने अयूब खान के खिलाफ अपनी तहरीक की इब्तिदा 21 सितंबर 1968 को हैदराबाद में एक बड़े जलसे से की। हुकूमत ने खुले मुकाम पर जलसे की इजाजत देने से इनकार कर दिया तो यही जलसा एक अहाते में मुंतकिल हो गया। उसके बाद ये सिलसिला चल निकला और उन्होंने मुल्क भर में इसी तरह 4 दीवारों में जलसे कर करके हुकूमत के खिलाफ फिजा बना दी। हैदराबाद के जलसे में भुट्टो ने अपनी बात का आगाज चीनी के बहरान और उसकी चोरी से किया, लेकिन उनकी तान 1965 की पाक भारत जंग और उसके बाद ताशकंद के मुआहदे पर जाकर टूटी। जुल्फकार अली भुट्टो ने कहा कि अयूब खान ने ताशकंद मुआहदा करके कौमी मफादात को नुकसान पहुंचाया है। यही जलसा था जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया कि इस मुआहदे की कुछ खुफिया शिक्कें भी हैं जिन्हें बड़ी चालाकी से छुपा लिया गया था। उन्होंने कौम से वादा किया कि वक्त आने पर वो इन शिक्कों का इंकशाफ करेंगे। नादरीन, चीनी के बहरान से अवाम में अयूब हुकूमत के खिलाफ जो बेचैनी और बेजारी पैदा हुई थी, हैदराबाद के खिताब ने उसे उरूज पर पहुंचा दिया और तहरीक को बुनियाद मिल गई। चीनी और दूसरी अशियाए खुर्दोनोश के बहरान के अलावा इस तहरीक को दूसरी ताकत तलबा की बेचैनी से मिली। सन 1968 के दरमियान में मुल्क भर में तलबा के बड़े पैमाने पर हंगामे शुरू हो गए। इन हंगामों के कई सबब थे। यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस की वजह से तलबा में अयूब खान के लिए नापसंदीदगी पुरानी नहीं थी, लेकिन उस जमाने में कई दूसरे मसाइल भी उनकी नाराजगी की वजह बन गए। इस वजह से मुल्क के तालीमी इदारे अक्सर बंद रहने लगे। मुल्क के खराब मुआशी हालात की वजह से असातिज़ा, खास तौर पर प्राइवेट तालीमी इदारों के असातिज़ा और मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी मुतासिर होने लगी। इस तरह तलबा की तहरीक में असातिज़ा भी शामिल हो गए। यूं भुट्टो की एहतजाजी तहरीक को पहले तलबा और असातिज़ा और उसके बाद मुआशरे के दीगर तबकात की हिमायत भी हासिल हो गई। ये तहरीक अपने आप में बड़ी मजबूत बुनियाद रखती थी जिससे हुकूमत के लिए गैर मामूली मुश्किलात पैदा की जा सकती थीं। लेकिन इसी दौरान यानी 7 नवंबर 1968 को रावलपिंडी में अब्दुल हमीद नामी नौजवान तालिब इल्म पुलिस की फायरिंग से हलाक हुआ तो तहरीक के लिए मजीद साजगार माहौल पैदा हो गया।
महराज मोहम्मद खान के बकौल उन्होंने इस मौका पर भुट्टो को मशवरा दिया कि अब पीछे नहीं हटना, क्योंकि अब्दुल हमीद की मौत अयूब खान के पांव तले से जमीन खींच लेगी। महराज मोहम्मद खान के बकौल भुट्टो ये रमज समझ गए और मकतूल नौजवान का जनाजा लेकर खुद उसके आबाई गांव पिंडी घैब पहुंच गए। शहाब लिखते हैं कि रावलपिंडी से पिंडी घैब तक 60-70 मील तक जिस जिस गली और मोहल्ले में ये जनाजा गुजरा, उसके साथ साथ अयूब खान की किस्मत का सितारा भी डूबता चला गया। उसके बाद मुल्क का गोशा गोशा बदअमनी के तूफान की जद में आ गया। वो मजीद लिखते हैं कि उस कत्ल के रोज यानी 7 नवंबर 1968 से लेकर 25 मार्च 1969 तक अयूब खान के इस्तीफे के दिन तक कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जब मुल्क के किसी हिस्से में कोई न कोई जलसा, जुलूस या तोड़ फोड़ के वाकयात ना हुए हों। अब्दुल हमीद के कत्ल के 4 रोज के बाद अयूब खान पर पेशावर में एक कातिलाना हमला हुआ और उस हमले में अयूब खान बच गए, लेकिन उनकी कमजोरी का तासुर मजीद पुख्ता हुआ। इस वाक़े के बाद भुट्टो और वली खान को गिरफ्तार कर लिया गया। हुकूमत का ये फैसला भी उस पर उल्टा पड़ा और मुल्क भर में हंगामे तेज हो गए। इस सिलसिले में कराची का एक वाक़या खास तौर पर काबिल जिक्र है। पुलिस तशद्दुद से बचने के लिए कुछ मुजाहिरीन आराम बाग के मारूफ तारीखी मस्जिद में दाखिल हुए तो पुलिस ने पीछे से दाखिल होकर उन पर इतना तशद्दुद किया कि मस्जिद का फर्श लहू लुहान हो गया। ऐसे वाक़यात में मुल्क के कई मुकामात से कुरान हकीम की बेहुरमती की इतलात भी सामने आई, जिन्होंने जलती पर तेल का काम किया। इन वाक़यात के बाद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एक इश्तिहार देखा गया जिसमें फौज के सरबराह जनरल याह्या खान से अपील की गई थी कि वो अमनो अमान की बहाली और कौमी सलामती के लिए हुकूमत संभाल लें। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बताया कि ये इश्तिहार उस जमाने के स्टैंडर्ड बैंक के मालिक मिस्टर अलवी ने शाया करवाया था, जो याह्या खान के बहुत करीबी दोस्त थे। यूं इक़्तिदार के ऐवानों के अंदर और बाहर से कड़ी मिलती चली गई और चीनी चोरी के इल्जाम से अयूब खान के खिलाफ शुरू होने वाली तहरीक उनके जवाल की बुनियाद बन गई और वो अपना मनसब छोड़ने पर मजबूर हो गए।